Welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing Civil Services Preliminary Examination 2017 Paper 2 CSAT, and this is part 3. We have already discussed part 1 and part 2. I hope you have enjoyed the solutions given for these questions, and now we are going to discuss part 3. So without wasting time, I am going to discuss here part 3. Let me explain this. This is a part of reading comprehension, and here 7 questions are given from question number 21 to 27. So let us see what is the first paragraphs which is given here for us and what to do for it. इन परिच्छेदों में पहला जो पैराग्राफ है वो है हमारे सामने कठोर परिश्रम है। जब तक हम अपने प्रण को संपूर्णतः पूरा नहीं कर लेते तब तक हम भारत के सभी लोगों को वह नहीं बना देते जो नियति चाहती है कि वे हों। जब तक हम में से किसी को आराम नहीं करना है हम एक महान देश के नागरिक हैं, सुस्पष्ट प्रगति के कगार पर हैं। हमें उन आदर्शों को जीवन में उतारना है हम सभी उन उच्च आदर्शों को जीवन में उतारना है। हम सभी, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, समान रूप से भारत की संतान है। हमारे अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व बराबर हैं। हम सांप्रदायिकता अथवा किसी मानसिक संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये एक शब्द है, एक लाइन है जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, क्योंकि कोई भी देश जिनके लोग विचारों और आचरण में संकीर्ण हो, महान नहीं हो सकता। ये शब्द लिखी हुई है। अब आप इस परिच्छेद के आधार पर आपको ये देखना होगा कि इनमें से क्या जानना चाहते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में लेखक लोगों से क्या प्राप्त करने की चुनौती देता है। उच्च जीवन आदर्श, प्रगति और विशेषाधिकार तो समान है ही है, ये तो ऑलरेडी कहा जा रहा है। समान विशेषाधिकार, नियति की पूर्णता और राजनीतिक सहिष्णुता, ये 3 बातें अवश्य रूप से इस पर परिलक्षित होती हैं। साथ आखिरी में लिखा हुआ है राजनीतिक सहिष्णुता के बारे में, बीच में नियति के बारे में सबसे ऊपर लिखी हुई है, और समान विशेषाधिकार के बारे में बीच के पैराग्राफ में लिखी हुई है। आप पैराग्राफ को चाहें तो दोबारा पढ़ के देख सकते हैं। ये साफ साफ परिलक्षित होती है। साहसिक उत्साह और आर्थिक समानता, कठोर परिश्रम, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता नहीं, ये सब वैलिड नहीं है। इसके बारे में आर्थिक समानता के बारे में नहीं लिखा हुआ। कठोर परिश्रम, भाईचारा के बारे में तो लिखा हुआ है। राष्ट्रीय एकता के बारे में भी, देश के बारे में भी लिखा हुआ है कि महान नहीं हो सकता। कठोर परिश्रम, ये सब इसका मेन उद्देश्य नहीं है। जो परिच्छेद है उसके तीनों पार्ट में साफ साफ लिखी है। पहले पार्ट में नियति की पूर्णता के बारे में लिखा हुआ है, बीच के पार्ट में राजनीतिक समान विशेषाधिकार के बारे में लिखा हुआ है, और तीसरे पार्ट में जो आखिरी पार्ट है उसमें राजनीतिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है। तो लेखक इसमें ऑफ कोर्स ये तीनों बातों का वर्णन और समावेशन चाहता है और इसी की चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से आपको ये पता चला। दूसरे क्वेश्चन में रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी सत्ता को अपनी पूरी शक्ति को सम्मिलित रूप से समष्टि संकल्प के सर्वोच्च निर्देश के अधीन रखता है, और हम अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छिन्न अंश के रूप में लेते हैं। ये बात इसमें लिखी गई है। और अब पूछ रहे हैं कि सर्वोत्तम वर्णन क्या है, समष्टि संकल्प के स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन। ये पैराग्राफ थोड़ी सी भाषागत दृष्टिकोण से मैं समझता हूं जो लिखी गई है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको एक बार और पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी सत्ता को अपनी पूरी शक्ति को सम्मिलित रूप से समष्टि संकल्प, जनरल विल के सर्वोच्च
निर्देश के अधीन रखता है और हमें समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छिन्न रूप में लेते हैं। अगर इस बात को यहाँ देखा जाए तो अभी भी मैं साफ साफ बोल दूं कि बहुत स्पष्ट रूप से इसमें क्या लिखा हुआ है यह अभी तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसके ऑप्शन नहीं देख लेते। उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि संकल्प के स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन है? समष्टि संकल्प के स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन व्यक्तियों की वैयक्तिक इच्छाओं का कुल योग व्यक्ति के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट कहा गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो स्पष्ट कहा गया है ये लिखा हुआ है क्या? इसमें तो ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, कहीं परिलक्षित नहीं हो रही है। सामूहिक कल्याण की जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न है ये भी बात इसमें नहीं लिखी हुई है। समुदाय के वस्तुपरक हित मटेरियल हित जो है वो लिखा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये तीनों ही चीजें इसमें लिखा हुआ है। कुल समष्टि के संकल्प के बारे में अगर चर्चा है तो व्यक्ति के व्यक्तिगत इच्छाओं के कुल योग के बारे में चर्चा की गई है। प्रत्येक सदस्य को समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के विच्छिन्न अंश के रूप में लेते हैं और समष्टि संकल्प को निर्देश के अधीन रखने वाली बात है। मुझे लगता है, although I am not very much sure, बट मुझे लगता है कि यही ज्यादा बेहतरीन आंसर इन चारों ऑप्शंस में से होना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस थ्री, बिकॉज इन तीनों का कोई चर्चा नहीं है। तो इसको हमारी तरफ से ये आंसर आप मान सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य में जहां लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है, सर्व सत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में बिरले ही संघर्ष होता है। ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, लोकतांत्रिक राज्य में जहां लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है, सर्व सत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में को बिरले ही संघर्ष होता है। ये बात लिखी गई है। ये साफ साफ लोकतांत्रिक राज्य जो ऊपर में लिखी गई है उसी में ये बातों की उम्मीद की गई है। उपरोक्त परिच्छेद का क्या निहितार्थ है? लोकतंत्र में संप्रभुता और वास्तविक पालन में बल प्रमुख तथ्य होता है। बल की तो कहीं बात ही नहीं की गई है इसमें, इसलिए ये नहीं होगा। परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल एक बड़ी सीमा तक प्रमुख तथ्य होता है। फिर बल की बात नहीं कही गई है, पालन की बात कही गई है और पालन के लिए बल की जरूरत है ऐसा इसमें चर्चा में नहीं है। तो आप अगला देखें, परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल का प्रयोग। ये बल की चर्चा बार बार की जा रही है जबकि बल का प्रयोग अप्रासंगिक है। ये लिखा हुआ है कि परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल का प्रयोग अप्रासंगिक है। ये एक शब्द हो सकते हैं प्रोवाइडेड डी इससे वीक आर्गुमेंट हो। परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक उपांतिक मार्जिनल फेनोमेन रह जाता है। हाँ, ये बात इन दोनों में से, ये दोनों तो मैं रिजेक्ट करता हूं, इन दोनों में से डी जो है वो ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा उपयुक्त आंसर हो सकता है। ये इसमें निहित रूप से निहित है बिल्कुल ही कि ये कम, ऐसा नहीं है कि बल एक अप्रासंगिक है बल्कि बल का प्रयोग मार्जिनल हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है, सर्व सत्ताधारी विधि निर्माता और निकाय के संकल्प में और जनता के संगठित संकल्प में बिरले ही संघर्ष होता है। बिल्कुल संघर्ष नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बिरले संघर्ष होता है और जब बिरले संघर्ष होगा तो बल का मार्जिनल उपयोग करना पड़ेगा। ये इसमें परिलक्षित होती है। अब अगला पैराग्राफ 4 की बात करें तो चौथे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा है इस पैराग्राफ में, सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि, सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि और भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदान एक आवश्यक अंग है। ये शब्द लिखा हुआ है। जानबूझकर इस प्रकार की रुचि न रखना, मतदान न करना,
एक प्रकार का अंतर्निहित अराजकता है। यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक दायित्व से मुख मोड़ना है। यह परिच्छेद किससे संबंधित है? मतदान का दायित्व से, मतदान के अधिकार से, मतदान की स्वतंत्रता से, राजनीति में भागीदारी के अधिकार से। मतदान का दायित्व ये ज्यादा बेहतर है कि भाई मतदान राजनीतिक दायित्व से मुख मोड़ने के अधिकार है। हालांकि ये राजनीतिक में भागीदारी का अधिकार मिला हुआ है, जिससे आपको मतदान करने की छूट मिली हुई है, लेकिन मतदान न करना एक तरह से राजनीतिक दायित्व से मुख मोड़ने का है। तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप मुख न मोड़े बल्कि मतदान का दायित्व समझें, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मेरी समझ से क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अल्दो डी भी इसमें है कि इसको भी कहा जा सकता है, लेकिन दोनों में अगर तुलना करें तो ये मतदान के दायित्व को ज्यादा परिलक्षित करता है एज कंपेयर टू राजनीति में भागीदारी से। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से क्या है? ए। ठीक है, ए है इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर ए है। ओके, अगले पैराग्राफ की बात करते हैं, और इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि किसी स्वतंत्र देश में नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्यतः उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होता है। नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्यतः उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होता है। इसके साथ ही इसका पूर्वानुमान कर लेना भी सामान्यतः संभव होता है कि वह इस स्थिति तक पहुंचेगा, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसके चारित्रिक गुणों को देखा जा सकता है, किंतु किसी भी तानाशाह के मामले में यह हमेशा सत्य नहीं होता। ठीक है, हमेशा सत्य नहीं, तो वह प्राय अपनी सत्ता की स्थिति तक संयोग से पहुंच जाता है, और अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण ही। यस, ये बातें लिखी गई है, साफ साफ स्पष्ट है कि नेता और तानाशाह के बीच में उनकी योग्यता और उनके गुणों की तुलना की गई है। इस परिच्छेद में यह पाया गया है, यह सुझाया गया प्रतीत होता है कि नेता अपनी भावी स्थिति का पूर्वानुमान कर लेता है। नेता सिर्फ किसी स्वतंत्र देश के द्वारा ही चुना जाता है। किसी भी नेता को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका देश निराशा से मुक्त रहे। किसी देश में बनी हुई निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से डी जो होगा वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायः सत्ता की स्थिति तक संजोग से पहुंच जाता है, और ऐसा सिर्फ देश की दुखद स्थिति के कारण ही होता है। तो देश में दुखद स्थिति यानी निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है, और इवेंचुअली कोई एक ऐसा आदमी उभर के आ जाता है जो सब पर शासन करता है और निरंकुश रूप से निरंकुशता का वो पालन करता है। ये होता है, लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता। ये बात लिखी गई है पैराग्राफ में, इसलिए डी आंसर होगा। तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इसकी जितनी मात्रा का वास्तविक उपभोग किया जा सकता है वह बहुत अधिक नहीं है, किंतु फुर्सत के समय यदि उपभोग की संभावनाएं और उसकी संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है, किंतु फुर्सत के समय के उपभोग की संभावनाएं उसी संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है। जिन्होंने फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग का कभी अनुभव नहीं किया है, वे लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी समाजों में एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। ये लिखा है। इस परिच्छेद में संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है, जम्पशंस बनाई गई है। फुर्सत के समय
फुर्सत के समय का लोग सदैव उपहार के रूप में, सदैव, फिर सदैव शब्द आया है, जबकि कभी कभी की बात की जा रही है। रचनात्मक समाजों में अल्प संख्या में ही लोग ऐसा करते हैं, सदैव उपहार के रूप में देखते हैं तथा इसका उपयोग अधिक भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए करते हैं। इस बात की तो मनाही की गई है कि ये इसका पर्पस नहीं है। कुछ लोगों द्वारा ये, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रचनात्मक उपयोग किया जाना, भौतिक संपदा अर्जित करना नहीं है, फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना। कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रगति का उपयोग रहा है। ये बात इसमें एज्यूम की गई है, तभी मानव प्रगति हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं और आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। ये बात आखिरी लाइन में लिखी गई है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि फुर्सत का समय का कुछ लोगों ने बड़े ही रचनात्मक उपयोग किया है और जिससे मानव जाति में प्रगति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इसमें केवल 1 संचित है, वैध है, केवल पूर्व धारणा 2 है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। मेरे ख्याल से अब कहने की जरूरत नहीं है कि दूसरी पूर्व धारणा इसके अंतर्गत सन्निहित है, अंतर्निहित है और उसको आधार पर ये लिखी गई है। 7वां क्वेश्चन, हम अभी किंचित से किंचित नहीं है, किंचित से कहीं अधिक सच्चाई है। इस कथन में किंचित से कहीं अधिक सच्चाई है, इस अभिकथन में किंचित से कहीं अधिक सच्चाई है कि सामयिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। एक शब्द लिखा है, सामयिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्राचीन इतिहास की का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। किंतु जिस बुद्धिमान ने समझदारी से ये शब्द कहे थे, उसने विशेष रूप से इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों के अध्ययन से होने वाले फायदों पर अवश्य ही कुछ न कुछ कहा होगा, क्योंकि इनमें हम में से उनके लिए सबक शामिल है जो नेतृत्व करते हैं या नेता बनने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। इस तरह के अध्ययन से ऐसे गुण और विशेषताएं उद्घटित होंगी उद्घटित होंगी जिससे विजेताओं के लिए जीत परिलक्षित हुई, और वे कतिपय कमियां भी जिनके कारण हारने वालों की हार हुई है, और विद्यार्थी यह देखेगा कि यही प्रतिरूप सदियों से लगातार बार बार पुनर्घटित होता है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करेगा। ऐसा लिखा है कि इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयां का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करेगा। जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है उसके लिए इतिहास का अध्ययन रखना आवश्यक है। ये बात साफ साफ लिखी गई है। प्रश्न की प्रकृति में ये समाहित है कि जो लोग भी अभिलाषा रखते हैं ऐसी कोई कि उनको आगे जाकर के नेता बनना है, उनको इस तरह का इतिहास का अध्ययन रखना चाहिए, और ये बात इसमें एज्यूम्ड है, ये अंतर्निहित है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। सेकंड के सिवाय कोई और ऐसी आंसर इसमें नहीं परिलक्षित हो रही है, कोई ऐसा आंसर और नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन जो पार्ट 3 के हैं इसका हमने डिस्कशन किया। इसमें पार्ट 21 से 27 तक हमने क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, और उम्मीद है कि आप इससे भी कुछ सीखे होंगे, कुछ आपको समझ आया होगा, और आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उसको भी आप अवश्य देखेंगे, समझेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे मेल आईडी पे arvindsinghacademy@gmail.com पे gmail.com पे लिख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट arvindsingh.com पे भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से उस पर बहुत सारे पेजेस लिखे गए हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए, अगली पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। जो भी हो, जो होगा वो अच्छा होगा। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था, मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा।
अगर आपके मन मुताबिक ये पेपर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसी उद्घोष के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये पार्ट यहीं पे समाप्त करने की इजाजत दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।